गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते नए साल की पूर्व संध्या पर फूड और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने बताया कि यूनियन ने प्लेटफॉर्म कंपनियों के सामने 5 मुख्य मांगें रखी हैं: पुराने पेमेंट सिस्टम को बहाल करना, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को हटाना, बिना कारण ID ब्लॉकिंग बंद करना, एल्गोरिदम से वर्कर्स के प्रोत्साहनों पर नकारात्मक असर रोकना तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इन मांगों को लेकर पहले भी विरोध हुआ था और अब 31 दिसंबर की फ्लैश स्ट्राइक के माध्यम से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि लगातार जो है हम प्लेटफॉर्म कंपनी से डिमांड्स करें। हम 5 डिमांड रखे थे प्लेटफॉर्म कंपनीज के सामने। हमारा पहला डिमांड था कि जो पुराना पे आउट था वो पे आउट दिया जाए। जो आप एग्रीगेटर सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आप अपने चलाते थे, जैसे कि दसरा, दीपावली, रमजान, बकरीद, क्रिसमस, ऐसे टाइम ही नहीं, रेगुलर भी वही पेमेंट को आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। दूसरा हमारा डिमांड है कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनी से 10 मिनट डिलीवरी इमीडिएटली उसको निकाल दिया जाए, सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज। और तीसरा जो है आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं आप विदाउट एनी ग्रीवेंस मैकेनिज्म के, और वो क्यों आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं, क्या है उसका कोई जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फोर्थ एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा वर्कर्स के बिजनेस के ऊपर, जो इंसेंटिव्स नहीं मिले जैसा प्लान कर रहे उसके ऊपर। जो फिफ्थ है कि ये सारे चीज के ऊपर जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म मिले और जो है सोशल सिक्योरिटी मिले। ये 5 डिमांड हम लोग ने लगातार 25 और 31 25 एंड 31 के लिए हम लोग ने ये फ्लैश स्ट्राइक का आगाज दिया था। और इसके अंदर 25 के दिन 40,000 पैन इंडिया में जुड़ के जो है इसको सपोर्ट में आए थे। और 50 to 60% जो है ऑर्डर्स भी डिले हुए, आप देखे होंगे। और एट द सेम टाइम कल जो परसों का सिर्फ जस्ट ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। 31 के दिन जो है हम सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को पिक्चर बताएंगे। आपको ही अप्रॉक्स 1.5 लाख से ऊपर वर्कर्स का हमारे पास सपोर्ट मिल रहा पैन इंडिया के अंदर, और इसको कल तक शायद अभी बढ़ेगा। तो एग्रीगेटर कंपनीज भी जो है आप लोग इस तरीके से जो है वर्कर्स को एक तरफ से प्रेशर बिल्ड करने का काम कर रहे, थ्रेटिंग्स कर रहे, पुलिस का थ्रेटिंग मिल रहा। दूसरे तरफ से जो है आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के, पूरे जितने भी वेयर हाउसेस है, स्टोर्स है, वहां पे आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के धमकी देने का काम कर रहे। और स्विग्गी, जोमैटो नोटिफिकेशन निकाल के जो है अपने टीम लीडर से, एरिया मैनेजर से आईडीज ब्लॉक करके बोल के धमकी दे रहे। मैं बोल रहा हूं कि एग्रीगेटर कंपनीज खबरदार, अगर जो आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे तो अच्छा नहीं है। हम लोग रेडी है डिस्कशन करके फ्रूटफुल बात करने के लिए। कोई भी एग्रीगेटर कंपनी को, प्लेटफॉर्म कंपनी को दम नहीं है आके हमारे से डिस्कस करके बात करने के लिए। हम वर्कर्स की वॉइस और वर्कर्स को लेके बात करना चाह रहे हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुनो, फेस टू फेस 1-to-1 सुनो, उनके प्रॉब्लम का रिजॉल्व करो। हम रेडी है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए। वी आर रेडी टू क्या बोलते हैं, डायलॉग मानने के लिए हम रेडी है, ट्राइपार्टेट बार्गेनिंग के लिए। आप आइए। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, इस चीज को जल्द से जल्द इंटरफियर हुए सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री, और इसको एक सोल्यूशन के हिसाब में लेके जाने की जरूरत है। क्योंकि लगातार एग्रीगेटर कंपनीज को हम बोलते जा रहे, प्रेशर बनाते जा रहे, उसके लिए भी एग्रीगेटर कंपनीज अभी तक आके बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसको सोचने की बात है, सारे कस्टमर्स, कंज्यूमर को कितनी तकलीफ हो रही, और वो होना बोल के जो है कंज्यूमर से भी क्रिएट करना चाह रहे। मैं सारे कंज्यूमर का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इस मूवमेंट में हमारा साथ लगातार दे रहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में लगातार जो है आपने हमको 10 मिनट डिलीवरी निकाल दो बोल के, और हमारा पे आउट के लिए हमारे साथ खड़े होकर सपोर्ट दे रहे। तो आप सबका, तमाम कंज्यूमर्स का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो हमारे साथ इस कास में खड़े होके है। एट द सेम टाइम मैं एग्रीगेटर्स के आपके थ्रू बोलना चाह रहा हूं, हम रेडी है, हम डिस्कशन रेडी करने के लिए रेडी है। आप आइए, बैठ के हम दोनों आपस में बैठ के, सरकार को भी होना है तो बीच में लेके हम लोग डिस्कशन करके प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। अगर जो आपको इतनी इंटरेस्ट है वर्कर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, बैठ के बात कर देंगे। आप तमन्ना को, अमिताभ बच्चन को, हीरोज को, हीरोइन को जो एड्स में उतार के जो है आप वर्कर्स को अट्रैक्ट करने का काम कोशिश कर रहे, फेक प्रोमिसेस दे रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती बोल के ऑफर दे रहे। तमन्ना 2 दिन में अगर जो आप काम करे तो 6,000 रुपए कमाते बोल के आप ऑफर दे रहे। इस तरीके से फेक प्रोमिसेस, फेक ऑफर्स करके
जो है आप गुमराह कर रहे वर्कर्स के लिए। मैं हीरोज से, हीरोइन से, तमन्ना जी से, अमिताभ बच्चन जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मैटर को आप सीरियसली लीजिए। आपने कूली जैसा पिक्चर बहुत अच्छा निकाला वर्कर्स के हित के अंदर, और तमन्ना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जो है इसको लुकआउट करिए, इस मैटर को फैक्ट फाइंडिंग बगैर करे कि आप लोग जो है एड्स मत दीजिए। अगर जो आप एड्स दे रहे तो प्लीज अगर जो आप एश्योरेंस करिए कि सारे वर्कर को 6,000 रुपए मिलेंगे 2 दिन काम करने से। आप अमिताभ बच्चन और तमन्ना जी अगर जो आप दोनों हमारे से रेडी है बात करने के लिए, हम स्ट्राइक विड्रॉ करने के लिए रेडी है। क्या आप लोग ये सारे गिग वर्कर्स के लिए आप मुद्दा उठा के देंगे? आपने सारे वर्कर्स का, जितने भी हम लोग वर्कर्स प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उन लोगों का आपने बहुत दिल की तकलीफ दिया। आप इस चीज को सोचना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। जो इफेक्ट हुआ, जो दिल को तकलीफ हुई डिलीवरी बॉयज, क्योंकि हम खून पानी पसीने के लिए, हमारी ईमानदारी हक के लिए हम लोग जो है अवाम वर्कर्स के हित में लड़ रहे। आप लोग जो है उस कंपनीज को साथ देते हुए, जो कंपनीज हमारे साथ लगातार धोखा कर रहे, लगातार हमारे साथ शोषण कर रहे और हमारी हक की आवाज हम उठाना चाह रहे, आप लोग उस टाइम पे जो है प्लेटफॉर्म कंपनीज को सपोर्ट करना ये आपके लिए जैब नहीं देता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज को फैक्ट फाइंडिंग करिए और इमीडिएटली जो है इस चीज को विड्रॉ करिए। सर अभी तेलंगाना इंडिया का एक फिगर मोटा मोटा अभी तक निकल के आ गया, जस्ट 1.5 लाख से ऊपर। कल तक शायद अक्रॉस 2 लाख के ऊपर आने वाला आंकड़ा दिख रहा। तो अभी देखना है, कल मॉर्निंग तक मालूम होता। कल 12 बजे से पिक्चर बाकी है ना, तो कल 12 बजे से उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाएंगी। हम 3 कैटेगरीज के अंदर इस चीज को बांटा गया, एक गुड्स के ऊपर और एक दूसरा डिलीवरीज के, नॉर्मल डिलीवरीज के ऊपर, तीसरा जो है शाम में जो नीडली फूड जो मंगाते हैं उसके ऊपर। 3 चीज पे हम करा। और ये फ्लैश स्ट्राइक है, फिर से आपके थ्रू बोलना चाह रहा हूँ, फ्लैश स्ट्राइक है। हर रेस्टोरेंट पे अपनी डिमांड एंड सप्लाई को लेके जो है वर्कर्स सिर्फ अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे, ऑफ करके अपना काम घर पे कर लेंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। 4-5 घंटे जो असर पड़ेगा वो आप देख सकते। ऑलरेडी अब कोई कंपनीज जो है प्रेशर में आके एड्स देना, इंसेंटिव्स देते बोलना, थर्ड पार्टीज को हायर करना, ये सब काम आप देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म्स लगातार कर रहे। वर्कर्स को थ्रेटिंग कर रहे, आईडीज ब्लॉक करते बोल रहे, बाउंसर्स को कार में बिठा के लेके जाके वो स्टोर्स पे वहां पे थ्रेटिंग करने का काम कर रहे। तो लगातार ये काम एग्रीगेटर कंपनीज कर रहे। फोन्स में नोटिफिकेशन निकाल के भी जो है आप अगर जस्ट स्ट्राइक में पार्टिसिपेट होंगे तो हमारे साथ पुलिस का सपोर्ट है, पुलिस का हम सहारा ले सकते बोल के आप इस तरीके से जो आ रहे। हम कहीं पे भी पब्लिकली नहीं बोले ना, हम गैदरिंग नहीं हो रहे, हम वायलेंस नहीं कर रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल कैसा स्ट्राइक करना हमारे को मालूम है। वी आर अ डिजिटल वर्कर्स, आई नो वेरी वेल हाउ टू इस चीज को हैंडल करना। तो इसके लिए हमारा बहुत आसान है, हम चुपचाप अपना आईडी जो है लॉग आउट करके बैठ के और कंपनी को जो है तमाशा कैसा कराना है वैसा कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के दिग्गज वी हनुमंथा राव ने बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक अशांति पर गहरा आलोचनात्मक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं उसके पीछे भारत की राजनीतिक रणनीतियां और SIR संबंधित सियासी खेल का प्रभाव है। हनुमंथा राव ने उद्धृत किया कि बांग्लादेश में जो हंगामा, हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वे केवल वहां के आंतरिक कारणों का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत में अपनाई गई राजनीति, जिसे उन्होंने SIR पॉलिटिक्स कहा, उसके प्रभाव से भड़क रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मौजूदा बांग्लादेश की सरकार या पूरा परिदृश्य कहीं गहराई से जुड़े राजनीतिक खेलों का ही परिणाम नहीं है? हनुमंथा राव ने 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक करियर के लिए कुछ नेता ऐसे नाटक रच रहे हैं जिनसे आम लोगों और अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी अस्थिर होती जा रही है। उन्होंने जनता से गहराई से सोचने का आग्रह किया कि ये स्थिति कितने समय तक जारी रह सकती है और इसका अंत कैसे होगा। बयान में उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, जिसे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में बदलने की चर्चा से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के मूल संवैधानिक मूल्य के विपरीत है। हनुमंथा राव की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और व्यापक विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच अंतरिम सरकार के निर्णयों और देश की राजनीतिक गतिशीलता के चलते ढाका में जारी तनाव ने भारत बांग्लादेश संबंधों को भी कूटनीतिक और ग्रामीण स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लगा के लोगों को भगाने का काम करने की वजह से आज
बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारने का काम शुरू हुआ, कौन जिम्मेदार है? ये अपना पॉलिटिकल कैरियर के वास्ते दोनों मिलके एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे। इसका वजह से लोग परेशान है। इसके ऊपर देश भर के लोग सोचना चाहिए ये कब तक चलेगा। और ये हिंदू देश की बात क्यों आ रहा बार बार? मोहन भगत हिंदू देश बोलता है, ये हिंदू देश नहीं होता रे भैया, ये सेकुलर देश है। यहाँ पर देश आजादी के वक्त सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब लड़े देश के वास्ते। आज एक नया स्लोगन लगा के सबके साथ बेईमानी कर रहे, सबका जिंदगियों से खेल रहे। ये जब तक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला करते हुए उन पर देश को विदेशी मंचों पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान भारत के खिलाफ मिलिशियस प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और देश की संस्थाओं तथा सुरक्षा बलों पर नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रचार के नेता हैं, विकास के नेता नहीं। पूनावाला ने विशेष रूप से कहा कि राहुल गांधी बर्लिन भ्रमण के दौरान भारत के बारे में गलत और नकारात्मक बयान देते हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो भारत विरोधी बयान देने में माहिर हैं, बर्लिन जाकर भारत के खिलाफ, कभी सेना के खिलाफ, कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब उन्हें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। पूनावाला ने आगे तर्क किया कि राहुल गांधी कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डेटा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निंदक विरोधियों की कथाओं से कहीं आगे है। पूनावाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को भारत की छवि का अपमान करना रोक देना चाहिए और देश के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का प्रगति मार्ग जारी है और आलोचना करने के बजाय देश को समर्थन देना चाहिए। राजनीतिक हलकों में ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव गहराता जा रहा है, खासकर विपक्ष के विदेश दौरों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर। मौजूदा विवाद में दोनों पक्ष अपने अपनी विचारधाराओं और नीतियों को लेकर जनता को मनाने में लगे हैं। भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ, उनको आज रियलिटी चेक मिला है। ये राहुल गांधी बोलते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन डेड है। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर आ चुकी है, 11वें स्थान पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में। आज जापान को ओवरटेक कर दिया हमने, $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2.5-3 साल में बनेंगे और हमारा लोएस्ट इन्फ्लेशन है 0.71%, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट्स, हाईएस्ट प्रोडक्शन। आईफोन हो, सैमसंग हो, यही भारत में बन रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है। राहुल गांधी कुंठित है। राहुल गांधी मोदी विरोध में, भारत के विरोध में उतर आते हैं। उनको ये भारत बदनामी और भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार अब बंद करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने केंद्र सरकार के भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने के दावे को चुनौती देते हुए आज कई गंभीर आर्थिक संकेतकों पर सवाल खड़े किए। राजा ने कहा कि ये सिर्फ सरकार का दावा है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति इससे बहुत अलग है। डी राजा ने स्पष्ट कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार यही दावा कर रही है। इस दावे के बावजूद देश में क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा कि भारतीय रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है और ये इतने शर्मनाक कम स्तर पर क्यों पहुंच रहा है। राजा ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और आम लोगों के जीवन स्तर पर सरकार से सीधे सवाल पूछते हुए कहा, भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, महंगाई की दर क्या है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और फिर भी गरीबी रेखा के नीचे लोग क्यों जीवित हैं। मुख्य रूप से उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग और भी अधिक दुखी हो रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविकता यही है कि लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और गरीब लोगों की स्थिति बिगड़ रही है, जो आर्थिक प्रगति के दावों का सच्चा चेहरा नहीं दिखाती। डी राजा के इन बयानों का राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर व्यापक प्रभाव माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार के आर्थिक आंकड़ों और जन विरोधी नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, खासकर महंगाई, रोजगार संकट, मुद्रा मूल्य गिरावट और गरीबी जैसे मुद्दों पर। राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे इन आर्थिक चुनौतियों के बारे में स्पष्ट जवाब दें और जनता को विश्वास दिलाएं कि विकास के दावे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर आम आदमी तक प्रभावी रूप से पहुंच रहे हैं। 2 or 3 year government stage. That is what government is claiming. It has surpassed Japan. It has become one of the 3 major largest economies in the world. Having said that, what is happening in the country? What is the value of Indian rupee? If India is the 3rd largest economy, what is the value of Indian rupee? Why it is falling to such a shameful low level? Mr. Modi should understand and answer. And what is the rate of unemployment, underemployment in India? What is the rate of inflation in India? Why prices are going up? And why still we are having poverty and people living below poverty? How many crores? Let Mr. Modi say. And it's a starvation index, where India stands now, hunger index at international level. So claiming to be largest economy is one thing. What is its correspondence to the livelihood of the people, the living conditions of the people? Living conditions show that inequality is increasing, people continue to suffer, the poor people becoming poorer. That is the reality. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलल्ला की प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संपूर्ण विश्व ने सनातन संस्कृति के उत्कर्ष को देखा है। पाठक ने अपने संबोधन में कहा, इस शुभ अवसर पर मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व ने सनातन संस्कृति के सर्वोच्च सम्मान को देखा है। उन्होंने राघव श्रीराम की प्रतिष्ठा को देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास की बड़ी उपलब्धि बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति का उल्लेख करते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है वो जल्द ही वैश्विक अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारत हर क्षेत्र में अग्रसर है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह भारत प्रगति कर रहा है वो जल्द ही अग्रणी देशों की सूची में शामिल होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने रामलल्ला की प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा भारतीय राजनीति, संस्कृति और पहचान के प्रतीकों के रूप में एक महत्वपूर्ण घटना रही है और इसकी वर्षगांठ पर नेताओं द्वारा दिए गए बयान देश की सामाजिक राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करते हैं। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था देखिए 2 से 3 साल में जर्मनी को पिछाड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से भारत हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है शीघ्र ही वो अग्रणी सूची में शामिल होगा। जब 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने कमान संभाली थी तब भारतवर्ष आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था। आज हम 4थे नंबर पर हैं। शीघ्र ही अग्रणी सूची में हम लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।